बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर है। ये कब है? जब इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, व्हाट इफ दे आर डिपेंडेंट इवेंट? तो बेटा फॉर्मूला अलग था, याद दिला दूं मैं आपको। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय। ठीक है, ऐसे ही यहां पे क्या आएगा? और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय, है ना। ये वाला फॉर्मूला कहां से आया भाई? ये वाला देखो यहां से आया। अगर मैं यहां लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। हमने इसको इधर मूव करा दिया। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का ये फॉर्मूला आ गया। बेटा ये वाला कब वैलिड है? जब दे आर डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ओके, क्लियर है? कोई डाउट है क्या? तो ये दो फॉर्मूले थे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ है ही नहीं, सबको पता है। इसमें सीधा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मैं 2 पे आ जाऊं बेटा। यस, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर होगी, है ना। विच इज नथिंग बट 3/5 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा? 3/25। सबको क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। आर ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट? हाँ जी, कैसे बताएंगे? दिस कैन कम ऑफ ओनली 1 मार्क। कैसे बताएंगे? आपको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और इंटरसेक्शन निकालना है। देखोगे वेदर दे आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना। क्या करना है आपने? एक तो ये लिख के दिखाना है कि सर देखो ये तो 1/5 है। दूसरा आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना है। क्या है यहां से? 3/5 इंटू 3/10 व्हाट इज इट? 9/50। बेटा ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या ये इक्वल दिख रहे हैं आपको? सिंस दे आर नॉट इक्वल, सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, since they are not equal, so dependent event। ठीक है, is that clear? कोई डाउट है? मैंने आपको ये भी बताया था कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि B के होने से A पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। So probability of A when B is already occurred, it is same as probability of A only। ठीक है, ऐसे ही probability of B when A is already occurred, it is again same as probability of B only। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे आया। देखो इसका ये फॉर्मूला होता है, डिपेंडेंट के केस में होता है, हाँ, बट क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो आप इसके लिए क्या लिख दोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख दोगे। B से B कट जाएगा, क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो बेसिकली ये आ गया कि ये दोनों बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। A and B be independent events with P of probability of A as 0.3, probability of B as 0.4। So क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या आप इनका इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे? क्या होगा? सिंपली देयर प्रोडक्ट, isn't it? है ना। तो पहला पार्ट निकल जाएगा। वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B एज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इज दैट क्लियर? हाँ, अभी मैं कुछ क्वेश्चन सिर्फ इंडिपेंडेंट पे करा रहा हूं। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 0.12। ओके, नाउ कैन यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने 11th क्लास रिवाइज कराई थी, डायरेक्ट फॉर्मूला था, सिंपली पुट करें, फॉर्मूला निकाले जल्दी से, फाइंड आउट। हाँ जी, व्हाट वाज द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस
probability of A intersection B. So we'll simply get the answer 0.3 plus 0.4 minus 0. क्या आएगा 0.58. कोई डाउट है क्या? अच्छा बेटा इसका कोई क्या मीनिंग है भाई? जब B हो चुका है तो A की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? B से A पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा. दैट मीन दिस विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A. बताया था मैंने. हाँ जी ठीक है. तो बेटा जब B हो चुका है और A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो B के होने से A पे कोई फर्क नहीं पड़ा. इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली. दैट्स इट. बताया था मैंने. ओके अभी थोड़ी देर पहले समझाया है मैंने आपको कि ये डिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला है ये वाला. बट इफ दे आर इंडिपेंडेंट, सी इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन व्हाट इज द फॉर्मूला? दिख रहा है ना? ओके कोई डाउट है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है. इज दैट क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको पहले ही से पता है कितना है. कितना है? 0.3. ठीक है. इज दैट क्लियर? कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर एक काम करो ना इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाओ जो आपने पढ़ाया कंडीशनल में. आप वो भी लगाओगे तो भी ये आएगा है ना. क्योंकि आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ. ठीक है. फिर क्या है बेटा? फिर लिखा है क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट के केस में क्या होगा? ये स्क्वायर हो जाएगा. क्या बोलते हो? इंटरसेक्शन स्क्वायर हो जाएगा. तो सिंपली कट जाना है. वही आ गया. ठीक है. इज दैट क्लियर? कैसे भी करो वही आएगा. ठीक है भाई. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9. हाँ जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कौन करके दिखाता है. क्वेश्चन नंबर 9 इसमें जो भी चीज यूज होगी वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं. इसमें कहीं डिपेंडेंट नहीं लिखा कहीं इंडिपेंडेंट नहीं लिखा तो दिमाग ना लगाएं. इसमें तो सिंपली 11th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे मैंने. छोटे 10 पार्ट कराए थे. वो लगाओ आराम से हो जाएगा. यहाँ पे हाँ जी बेटा जो मैंने 11th क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया था बहुत यूजफुल है. उसके बिना दिक्कत होती. अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. देखो हम यहां निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए. नॉट ए बोले तो ए बार एंड मतलब इंटरसेक्शन. नॉट बी बोले तो बी बार. बात नहीं बता रही है. हाँ जी इंडिपेंडेंट प्रूफ करोगे तभी तो करोगे. हाँ वही. अच्छा देखो भाई ये ठीक है. क्लियर है सबको? अभी मैंने एग्जाम में भी दिया था ऐसा क्वेश्चन. ठीक है भाई 3/8 की कोई डाउट है किसी को? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े. अच्छा इसका एक और तरीका करने का लेकिन पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं. ओके थ्योरम आती है बेटा एफ ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है. देन फर्स्ट पार्ट E bar and F are also independent. ठीक है ये क्वेश्चन आता है. इसका ये फर्स्ट पार्ट है. ऐसे सेकंड पार्ट एक और हो सकता है. उसमें पता क्या होता है? यहाँ पे E होता है यहाँ पे F R. ठीक है.
ये डायरेक्टली थ्योरम में तो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होना चाहिए आपको उसका, ठीक है। ओके बेटा जी, बातें नहीं। ऐसे ही थर्ड पार्ट, एक और पार्ट है इसका, ई बार एंड एफ बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। मैं कोई एक पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट आप करोगे, ठीक है। ओके तो बेटा मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट देखो, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन ये है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो बेटा यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, है ना। जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ, ये रिजल्ट हमें पता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, बिकॉज ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे उनका इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, इंडिविजुअल निकाल के प्रोडक्ट करना, ठीक है। ओके अच्छा देखना भाई, यहां पे बेटा ये स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव कि भैया ये और ये भी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये प्रूफ करना है। समझो पहले, ठीक लिखा है या गलत लिखा है? हाँ जी, जो भी दो इवेंट है, भले एक का नाम ई बार है, फर्क क्या पड़ता है हमें उससे, है ना। तो हमें एक्चुअली ये प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। कोई डाउट है किसी को भी? पक्का कोई डाउट नहीं है? ओके तो ध्यान देना भाई। सो हमें ये प्रूफ करना है, मैं सीधा इसको ले रहा हूं, ये लिखो चाहे आप ये लिखो, एक ही बात है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका उल्टा लिख रहा हूं मैं, एफ इंटरसेक्शन ई बार। क्या मैं इसे ये बोल सकता हूं, एफ बट नॉट ई? निकालना सिखाया था मैंने आपको, क्या एफ में से दोनों का इंटरसेक्शन क्या करेंगे, माइनस। सिखाया था, ओनली ए ओनली बी, या ए बट नॉट बी निकालना सिखाया था। ओके क्या होगा भाई बेटा, यहां पे हो गया ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस, यहां पे क्या हुआ, दिस इज गिवन, गिवन से क्या आ गया, अच्छा ये वाला गिवन नहीं है बेटा, ये रहा गिवन, सॉरी दिस इज गिवन। यहां से क्या आ गया, ई इंटू, यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या कॉमन लूंगा बेटा, भाई गिवन था ना, यूजिंग वन, ओके। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन निकाल लूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मैंने कॉमन निकाला, क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है भाई। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोल देना। अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्या हुआ, कुछ ऐसा आ गया। हाँ जी ये हमने प्रूफ कर दिया ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि ई बार एंड एफ आर ऑल्सो कोई डाउट है क्या बेटा? इसका सेकंड पार्ट होमवर्क है, क्या इसका थर्ड पार्ट अभी कर सकते हो सब लोग? थर्ड पार्ट अगर मैं करूंगा तो बेसिकली मैं, मुझे ये प्रूफ करना है ना, देखो भाई क्या बोलते हो, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा, आप ये निकालने की कोशिश करो, ये तो आराम से निकल जाएगा। क्या बोलते हो, डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू निकल जाएगा, निकालो, वो अपने आप ही उसके बराबर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा जी। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, ठीक है। सब लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या लिखूंगा मैं इसे, ई यूनियन एफ का होल बार, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या होता है, 1 माइनस, यही होता है। अच्छा ये क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस, हाँ सॉरी, ई और एफ आएगा, नाम क्या है, ई और एफ, ठीक है।
क्या गिवन था भाई? ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे क्या जाएगा? आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट बेटा, ये वाला ब्रैकेट है ना, तो क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा। अच्छा, जो चीज गिवन हो अगर आप उसे यूज ही ना करें तो आंसर आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। यहाँ पे पुट करो, ये किसके बराबर है? गिवन था ना, इंडिपेंडेंट है ना, तो भैया ये इसके बराबर है। जिसके भी बराबर है आप वो यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है। अब बच्चों को लग रहा है पता नहीं क्या करेंगे आगे, देखो बड़ा आसान है, इसमें पी एफ कॉमन है, मैंने माइनस का पी एफ कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? ऐसा बच गया बेटा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो। इनफैक्ट मैं इसे भी यहां ब्रैकेट में ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। अब ये पूरा पूरा कॉमन है, दिख रहा है? निकालो, फैक्टराइज तो किया क्या है बेटा? ये 2 मार्क का आता है, ठीक है। किस्मत ज्यादा अच्छी तो 3 का भी आ सकता है, बट इतना होगा नहीं, 2 में ही आएगा, ठीक है। इतने इजी भी पेपर नहीं आता कि 2 वाला 3 में देते हैं, बल्कि 4 वाला 3 में आएगा, ठीक है भाई। ओके, सो यहां पे क्या हुआ? आपने यहां पे कॉमन निकाला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हुआ? इसे क्या लिखेंगे? ई बार। इसे क्या लिखेंगे? एफ बार। यहां पे क्या आएगा? कोई डाउट है क्या? हेंस प्रूव कि ई बार एंड एफ बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। बेटा यहां पे जो हम ये थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो थ्योरम का रिजल्ट भी तो काम आता है। 10th में भी आपने थ्योरम पढ़ी थी, तो कभी थ्योरम प्रूव करने आता था, कभी आप उस रिजल्ट को यूज भी करते थे, है ना। तो इसके रिजल्ट को आप यूज भी कर सकते हो। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लिया था बेटा, दिव्यांशी बोल रही थी सर इसका एक दूसरा तरीका भी था, और था कैसे? इसको देख के ही समझ में आ रहा था कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देखो जरा, इसको देख के ही समझ में आ रहा था कि A and B are independent, as we can easily see these two are equal, so A and B are independent। तो अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो क्या हुआ? A बार B बार क्या होगा? बाय यूजिंग थ्योरम, जो भी मैंने थ्योरम पढ़ाई है, ठीक है भाई। साफ साफ नजर आ रहा था कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके बाहर आ रहा है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार बी इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ए बार बी बार इंडिपेंडेंट है तो बेटा सिंपल सी बात है, आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, दिस इज ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। ओके, मैथ्स का यही तो मजा है, एक ही क्वेश्चन को पता नहीं कितने कितने तरीके से कर सकते हैं, दिमाग लगाओगे तो नजर आएगा। हाँ जी, कोई डाउट है? हाँ, कोई भी डाउट है तो बोलो, ठीक है। तो अब ए बार निकालोगे, कैसे? ऐसे करके निकाल लोगे, वो पहले से निकाल के रख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, पुट कर दो, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। सब लोग देखिए ना, यहाँ पे एग्जाम्पल 8, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। एक झोला है, उसमें 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। आपने कितने बॉल निकाले? 2 बॉल निकाले, वन आफ्टर अदर, मतलब सक्सेसिवली। बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकाला वो वापस नहीं डाला, घर ले गए जेब में रख के, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो बॉल्स आपने निकाले हैं वो दोनों ब्लैक हैं? अब समझना जरा, B1 पहले एक बॉल निकालोगे, फिर वो ब्लैक आया, B1 मतलब फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। बेटा लिसन, B1 बोले तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, एंड B2 बोले तो सेकंड, 2 मतलब सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ठीक है। बट हमें नहीं पता ना उससे पहले क्या हुआ, बट यहां पे इसके अकॉर्डिंग तो साफ दिख रहा है कि पहला ड्रॉ किया वो बॉल भी ब्लैक हो और दूसरा ड्रॉ किया बॉल भी ब्लैक हो, ठीक है। अच्छा बेटा, यहां पे डिपेंडेंसी है या नहीं है? है।
जब आपने एक बॉल निकाल के जेब में रख ली तो अगली ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि अगर मान लो, सुनना भाई, मान लो मैंने इसमें से एक बॉल निकाल लिया, जब मैंने एक बॉल निकाला तो सिचुएशन या तो ये होगी या फिर सिचुएशन ये होगी, क्या बोलते हैं, 5 वाइट एंड 9, है ना? तो निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है साफ साफ। ठीक है, अब ब्लैक, अब अगर मैं इसमें से ब्लैक बॉल निकालूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 10/14। इस वाले में से बेटा, और इस वाले में से क्या है, 9/14। फर्क पड़, हाँ सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सही तो है? हाँ ओके। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझना क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा, जो सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट पे डिपेंड करेगी, है ना? क्योंकि उससे पहले आपने कुछ निकाल लिया है, क्या निकाल लिया पता नहीं, है ना? ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, सुनना भाई, भाई पहला बॉल जो आपने ड्रॉ किया वो ब्लैक था, ठीक है? और जब आपको पता है कि पहला बॉल जो आपने ड्रॉ किया था वो ब्लैक था, when you already know that first drawn ball is black, then what is the probability that the second ball drawn is also black? तो ये कंडीशनल हो गया ना, ठीक है? जैसे मैं ये कहानी समझा रहा हूं यहाँ पे, सेम ऐसे ही लिखनी है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला पहला बॉल ड्रॉ किया ब्लैक आ गया, ठीक है? अब दूसरा भी ब्लैक लाना है, लेकिन आप जानते हो कि पहला पहले से ब्लैक है, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, एंड मतलब क्या होता है, इनटू, सिंपल सी बात है, फर्स्ट ड्रॉन ball is black and when you know that first drawn ball is black and second drawn ball is also black, तो कैसे लिखोगे उसे, ऐसे लिखोगे, ठीक है? ओके बेटा, ये लिखने का तरीका है इसका, ठीक है? क्या लिखा, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled card। बेटा ध्यान से समझना, probability that the first 2 cards are king and the third card is an ace। बेसिकली मुझे ना ये निकालना है बेटा, बेटा प्लीज बातें नहीं, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, मतलब K1 फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, K2 एंड A3। एक मिनट इसको बस पढ़ लो, पहला ड्रॉन कार्ड क्या है, किंग है, फिर दूसरा ड्रॉन कार्ड क्या है, फिर से किंग है, तीसरा ड्रॉन कार्ड क्या है, एस है। इसको जब मैं लिखूंगा तो पता है कैसे लिखूंगा बेटा, मैं स्टार्ट तो हमेशा पहले से ही करूंगा ना, मैंने बोला फर्स्ट ड्रॉन बॉल कार्ड इज किंग, क्लियर है? अब क्या है, फर्स्ट भी किंग हो और साथ में सेकंड भी किंग हो, नाउ सेकंड वाला भी किंग हो, जब आपको पता है कि फर्स्ट पहले से किंग है, तो ऐसे लिखेंगे ना, जो पता होता है वो कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। कोई डाउट है क्या? यहाँ पे क्या करूंगा, इनटू, यहाँ पे बेटा थर्ड कार्ड भी है, थर्ड कार्ड क्या है, एस, है ना? 2 किंग आ चुकी है, आपको पता है दोनों किंग है, ठीक है? तो अब क्या बोलोगे, जो थर्ड है वो एस हो, जबकि आपको पहले से पता है कि फर्स्ट ड्रॉन और सेकंड ड्रॉन दोनों में क्या था, किंग था, मतलब K1 भी था और K2 भी था। ये जो मैंने लिखने का स्टाइल बताया ना, बस ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है? दोबारा बोल रहा हूं बेटा, K1 बोले तो फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, K2 बोले तो सेकंड ड्रॉन कार्ड इज किंग एंड A3 बोले तो थर्ड ड्रॉन कार्ड इज एस। थर्ड ड्रॉन कार्ड एस है, बट उससे पहले तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है? लेकिन जब आपको यही चाहिए तो आप कहानी ऐसी बनाओगे ना बिल्कुल, कि भैया पहला कार्ड ड्रॉन जो किया गया वो किंग है, आगे पहला कार्ड आपकी जेब में पड़ा है किंग है, अब क्या चाहिए, दूसरा भी किंग चाहिए, लेकिन जब आपको पहले से पता है कि पहला किंग है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ड्रॉन कार्ड इज आल्सो किंग व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट फर्स्ट ड्रॉन इज किंग, ठीक है? अब दोनों किंग आ चुके, थर्ड क्या चाहिए, एस चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑलरेडी किंग। तो ये लिखने का तरीका है। पहले तो अगर ये लिखना नहीं आ रहा तो दिक्कत है, हालांकि ये है कुछ नहीं, ये जो मैंने नीचे लिखा है देखो यहाँ पे, ये भी कुछ नहीं है, ये क्या है, ये मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था, किससे, इस वाले से एक फॉर्मूला निकल के आता है ना, इससे इनफैक्ट 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं, देखो भाई, ये यहाँ पे क्या लिखूंगा, B1, है ना? इसको उधर लेके जाओ तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी ना, ये निकल के आएगी ना, समझ में आ रही बात, ठीक है? हालांकि एक बच्चा सर, ये एक बच्चा बेटा ये भी बोल सकता है कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया,
लॉजिक है इसकी बातों में भी, ठीक है। बट मैं ये लगाऊंगा क्या, सोचो ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस फॉर्मूले से ये आ गया है ना। और इस वाले फॉर्मूले से देखो, अगर मैं यहाँ v1/v2 लिखता हूं, पहले भी v1/v2 था नहीं, तो यहाँ से क्या क्या लिखूंगा, v1 इंटरसेक्शन v2 डिवाइड बाय, इसको उधर मूव करा दिया तो क्या आएगा, ये आएगा ना। हाँ ये दोनों सही है, लेकिन क्या दिक्कत है, ऑब्वियस सी बात है, इवेंट पहला वाला पहला इवेंट होगा या दूसरा पहले हो जाएगा, पहला इवेंट पहले होगा ना, इसीलिए। क्योंकि देखो इसकी कहानी में क्या ट्विस्ट है भाई, सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। जब आपको सेकंड ड्रॉन बॉल पता है कि वो ब्लैक है, तो फर्स्ट वाला भी ब्लैक हो, है ना। तो थोड़ा उल्टी सी कहानी चल रही है, हम हमेशा सीधा चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसलिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, हालांकि ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखें जरा सब लोग इसको अप्लाई करो बस। बेटा सब लोग समझना जरा, बेटा ये क्या है, b1 की प्रोबेबिलिटी, कोई बताएगा b1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, इससे पहले कोई इवेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ओके। तो b1 यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 क्या हो गया, 10/15। सुनना भाई प्लीज ध्यान से सुनना, अगली किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, b2/b1, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा b2/b1। b2/b1 का क्या मतलब है कि b1 ऑलरेडी हो चुका है, b1 ऑलरेडी हो चुका मतलब एक बॉल निकल चुकी है, कैसे कैसी बॉल निकल चुकी है, ब्लैक, ब्लैक बाहर पड़ा है तो अंदर कितना बचा, 9 ब्लैक, और यहाँ पे 5। हालांकि मैंने आपको कभी ऐसा सिखाया नहीं था, लेकिन अब बता रहा हूं आपको कि जो शॉर्टकट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो इवेंट हो चुका है, यहाँ पे इवेंट कौन सा है, b1 हो चुका है, तो उस इवेंट को होने के बाद जो सैंपल स्पेस बचेगा वो लिखेंगे, नया सैंपल स्पेस लिखेंगे। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में हमेशा ओरिजिनल सैंपल स्पेस ही लिया था, तब हमने फॉर्मूला यूज किए थे। अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो जो इवेंट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग आप नया सैंपल स्पेस बताएंगे। अब आपको पता है कि एक बॉल तो चुरा के कोई ले गया, कैसा बॉल निकाल के ले गया, ब्लैक, तो अब सिचुएशन क्या होगी, ये होगी ना, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है बेटा, किसके लिए, यहां पे लिखूंगा मैं b1 इज ऑलरेडी अकर्ड। मैंने फिगर भी जानबूझ के ऐसा बनाया है जिसमें ब्लैक बॉल बाहर पड़ा हुआ है, वो ले गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ b2/b1 अब क्या निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b2, नाउ यू हैव टू फाइंड दैट सेकंड ड्रॉन बॉल इज आल्सो ब्लैक, जबकि आपको पता है कि फर्स्ट ड्रॉन क्या था, ब्लैक है। तो आप क्या इस सैंपल स्पेस को लेके चलोगे, नहीं, किसको लेके चलोगे, द न्यू वन। तो शॉर्टकट यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कि बेटा अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय यूजिंग शॉर्टकट, यू चेंज द सैंपल स्पेस, यू रिड्यूस योर सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा, अब इसमें से बॉल निकालो और वो ब्लैक हो, 9/14, तो यहाँ पे क्या आ गया 9/14। बेटा प्लीज करने का तरीका आपका यही होना चाहिए जो मैंने बताया, और समझ के करोगे, गलती नहीं होगी, ठीक है। 3 ये 5, 5 1 जा 5 2 जा, क्या आ गया 6/3/7। बेटा अगला क्वेश्चन हम यही वाला कर रहे हैं, आप इसको चाहे तो दोबारा पढ़ लो, 3 कार्ड निकाले थे एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस नहीं रखा, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला किंग हो, दूसरा किंग हो और तीसरा एस हो। तो आप कैसे लिखोगे, ऑब्वियसली ऐसे लिखोगे कि भैया हमें तो ये निकालना है, ठीक है। अब क्या करोगे, जो दूसरा कार्ड किंग होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले पे डिपेंड करेगी कि भाई पहला जो गुम हुआ है कार्ड वो कौन सा था, है ना। सुनमा की बात, आपको रसगुल्ला खाना है बट आपसे पहले किसी एक ने रसगुल्ला खा लिया, तो आपको रसगुल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी चांसेस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। पहले 3 रसगुल्ले थे, आप एक ऑलरेडी खा चुका है कोई, तो फिर हो सकता है 2 और आगे खा जाए, है ना। तो बेटा फर्क पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड निकाले कि किंग आए, ठीक है। अब दूसरा भी क्या आना चाहिए, किंग, बट आपको पता है कि पहला ऑलरेडी किंग है। फिर तीसरा क्या आना चाहिए, एस, इसलिए एस की प्रोबेबिलिटी जब आपको पता है कि पहले दोनों क्या है, किंग है, तभी तो आपको ये चीज मिलेगी ना, तीनों चीज होनी चाहिए। अब सुनना भाई, मैं क्या करूंगा, हाँ जी 52 कार्ड है बेटा, 52 कार्ड में कितने किंग होते हैं, 4 किंग, तो बाकी कितने हो गए 48 नॉन
किंग। ये तो इसमें से निकालेंगे क्या आएगा 4/42। किसी को कोई डाउट है? अच्छा K2 by K1 के लिए बेटा मैं नया फिगर बनाऊंगा, ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? K2 by K1 के लिए मैं नया फिगर बनाऊंगा। एक किंग ऑलरेडी निकल चुका है, तो कितने किंग बचे? कुछ समझ में आया? यहाँ पे मैं नीचे लिख सकता हूँ K1 इज ऑलरेडी occurred। बेटा आपने ये फिगर बनाने की कोशिश करना, जो मैं बता रहा हूँ, गलती कभी नहीं होगी अगर ऐसे करोगे। बच्चे जनरली बनाते नहीं है, ठीक है? K2 by K1 निकालने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, फिगर बनाया, सिचुएशन चेंज कर दी, सैंपल स्पेस चेंज कर दिया, फिर मैंने निकाल दिया। क्या आया? अब इसमें से सेकंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कि वो किंग हो, तो क्या होगा 3/51। हाँ जी, थर्ड वाला क्या है? एक फिगर और बनाए, किसका? A3 by K1 K2। बेटा A3 by K1 K2, अच्छा दिख नहीं रहा होगा शायद बहुतों को। हाँ जी, क्या होगा A3 by K1 K2? मतलब दो किंग निकल चुके हैं। जब दो किंग निकल चुके हैं तो दो ही किंग बचे हैं और 48 नॉन किंग बचे हैं। बट इसमें एस कितने हैं बेटा? अगर ध्यान से देखें तो 85 कार्ड बचे हैं, बट ये गारंटी है 4 के 4 एस है ना? तो बेटा इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 एस इज आउट ऑफ टोटल 50। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो बोलो। मैं यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3/K1 इंटरसेक्शन K2। 85 कार्ड बचे, भले ही उसमें से दो किंग निकल चुके हैं, तो एस तो 4 के 4 बचे ही होंगे, क्योंकि किंग और एस का कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो 4 एस बचे कितने में से? 50 में से। तो बेटा क्या हुआ 4/50। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट, मतलब इसमें जो मेन है बेटा वो मेन है, पहला फॉर्मूला लिखना, दूसरा इसको आप निकालते कैसे हो, कंफ्यूज होके निकालते हो या प्रॉपरली सैंपल स्पेस को रिड्यूस करके आराम से निकालो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने क्या बोला, इसे निकालने के लिए मैंने क्या किया, कंडीशन पता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नया सैंपल स्पेस बना दिया, नई सिचुएशन बना दी। इसे निकालने के लिए मैंने क्या किया, कंडीशन पता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग नई सिचुएशन लिख दी मैंने यहाँ पे, है ना, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के डाल दिया। तो बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 10, वो आप ट्राई करेंगे आज की डेट में कर लेना प्लीज। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बेटा यहां से आंसर आप निकालोगे काट पीट के। बेटा किसी बच्चे को डाउट है? जिसको डाउट है प्लीज वीडियो चाहे तो दोबारा देख सकते हो। वैसे मैं सही बताऊं दिक्कत क्या है, आप एक बार खुद लिख के करें, सब क्लियर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर कर लेना बस। और ऐसे ही कर रहा है जैसे मैंने आपको सिखाया है। ओके, इज दैट क्लियर? उसके बाद तो बाकी सारे इंडिपेंडेंट पे होंगे, आराम से कर लोगे आप। आधे तो मैंने ही करा दिए यहीं पे। बेटा ये पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन खुद करेंगे आप लोग। जो बच्चे सोचते ना हमने तो क्लास में कर लिया, क्लास में करा दिया सर, दोबारा नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल गलत सोचते हैं। दोबारा खुद से करा करो, बेटर रहेगा। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी फिनिश्ड। बेटा आज की क्लास में यही ओवर कर रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है,